एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 8। आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, ट्रेडर्स टू रूलर्स, ठीक है, जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है, इसमें चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर आपका द बैटल ऑफ प्लासी टॉपिक है आज का, 1757 में हुआ था ये बैटल ऑफ प्लासी। लास्ट हमने क्या पढ़ा था, ब्रिटिश कंक्वेस्ट पढ़ा था बंगाल का। उसमें बिल्कुल लास्ट पढ़ा था हमने इंग्लिश और नवाब के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था, वो उसके कारण क्या थे उस लड़ाई झगड़े के, वो हमने पढ़े थे। अब हमें पढ़ना है बैटल ऑफ प्लासी। द फोर्सेज ऑफ नवाब एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट ऑन द फील्ड ऑफ प्लासी ऑन जून 23, 1757। नवाब की पूरी सेना जो मीर जफर के साथ, क्लीव के साथ मिल गई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सब ने मिलकर प्लासी की ज़मीन पर लड़ाई लड़ी जून 23, 1757 में। दिस वॉज अ बैटल ओनली इन नेम, ये सिर्फ नाम की ही बैटल है। अ मेजर पार्ट ऑफ नवाब्स आर्मी डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल, बहुत बड़ा पार्ट जो है नवाब की आर्मी का, वो उसने इस युद्ध में क्या नहीं करा, पार्ट नहीं लिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी ऑफ मीर जफर, क्योंकि मीर जफर जो था वो पलट गया था। मीर जफर जॉइंट क्लीव, क्योंकि मीर जफर ने क्लीव से हाथ मिला लिया था। सिराजुद्दौला वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड, इसी वजह से, क्योंकि उसकी सेना बहुत अच्छी थी, कमांडर इन चीफ ही उसका उधर चला गया, उसकी सेना को ले गया, तो वो हार गया सिराजुद्दौला। हाउएवर ही वॉज कैप्चर्ड एंड लेटर ऑन किल्ड, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। मीर जफर वॉज मेड दी नवाब ऑफ बंगाल, मीर जफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन राइट्स टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिल गया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्रीली क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। मीर जफर गेव 24 परगनास एंड अबाउट 1 करोड़ रुपीज़ टू दी कंपनी, मीर जफर ने 24 परगनास और 1 करोड़ रुपए दिए कंपनी को। क्लीव एंड अदर ऑफिशियल्स मेड ह्यूज मनी, क्लीव और जो बाकी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। द बैटल ऑफ प्लासी इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बैटल ऑफ प्लासी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है अपने आप में इंडिया की हिस्ट्री में। द बैटल वॉज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एंड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बैटल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, ठीक है। माइलस्टोन समझते हैं, जैसे रास्ते पर जाते हैं तो वो माइलस्टोन्स बने रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक टर्निंग पॉइंट था, जैसे इंडिया की हिस्ट्री टर्न हो गई पूरी। द ब्रिटिश वर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ ट्रेडिंग कम्युनिटी टू अ पॉलिटिकल पावर, ये हमने पढ़ लिया कि ब्रिटिशर्स जो थे आए तो ट्रेडर्स की तरह थे, लेकिन वो पॉलिटिकली उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया हमारी कंट्री को। द बैटल लेड टू द ग्रेजुअल ब्रिटिश कंट्रोल ओवर बंगाल एंड इवेंचुअली द होल ऑफ इंडिया, इस बैटल की वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश कंट्रोल था वो पूरे बंगाल पर हो जाता है और धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल जाता है। द इमेंस रिसोर्सेज ऑफ बंगाल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश टू देयर एडवांटेज, जो बहुत सारे रिसोर्सेज थे ना बंगाल के, वो ब्रिटिशर्स क्या कर लेते हैं अपने एडवांटेज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उन्हें एक्सप्लॉइट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए आपको वार मेमोरियल बनाया गया था प्लासी में। बंगाल आफ्टर प्लासी, अब प्लासी एक वॉर होने के बाद बंगाल का क्या हुआ। द कंपनी मेड हैवी डिमांड्स विच द नवाब वॉज अनेबल टू मीट, अब कंपनी ने क्या किया, नवाब से बहुत भारी भारी डिमांड करने लगे कि इतना ये चाहिए वो चाहिए, जिसे नवाब पूरा नहीं कर पा रहा था। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, द नवाब ट्रेजरी बिकेम एम्प्टी, नवाब का जो खजाना था पूरा वो ख़त्म हो जाता है। द कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन दी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, अब वो तो अपना हक जताएंगे ही, वो तो ये कहेगा ही ना कि मैंने तुम्हें यहाँ का राजा बनाया, तुम करो। तो कंपनी ने धीरे धीरे उसके, जब उसकी नीड्स पूरी नहीं हुई, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई कंपनी की, तो उन्होंने जफर पर की जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसका शासन था, उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, टांग अड़ानी शुरू कर दी। मीर जफर वॉज नॉट हैप्पी विद दी कंपनी, मीर जफर जो था वो कंपनी से हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था। द कंपनी डिपोज्ड मीर जफर एंड मेड मीर कसीम हिज सन इन लॉ द न्यू नवाब ऑफ बंगाल, जो कंपनी थी उन्होंने मीर जफर को डिपोज कर दिया, यानी कि उसे लीडर की पोजीशन से हटा दिया, और उसका जो सन इन लॉ था, जो उसका दामाद था मीर कसीम, उसे न्यू नवाब बना दिया बंगाल का। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग रिलेशंस बिटवीन मीर कासिम एंड इंग्लिश वर नॉट कॉर्डियल, अब स्टार्टिंग से ही मीर कासिम और इंग्लिश के बीच में जो संबंध थे ना, रिलेशंस थे, वो कॉर्डियल नहीं थे, यानी कि अच्छे नहीं थे, ठीक है। अब ये देखिए हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम, प्लासी को उसका नाम कैसे मिला, प्लासी कैसे बोलते हैं। प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ पलाशी, पलाशी पढ़ते हैं ना हिंदी में वर्ड, तो उसका एंग्लिसाइज्ड नेम है, यानी कि इंग्लिश नेम है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मॉडर्नाइज कर दिया है। एंड दी प्लेस ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम दी पलाश ट्री, पलाश ट्री होता है ना, उसके नाम से ही इसका नाम आया है, क्योंकि पलाश ट्री बहुत ब्यूटीफुल होता है, उसमें रेड फ्लावर्स आते हैं जिससे गुलाल बनता है, जिसे हम होली में यूज़ करते हैं ना, तो वो पलाश के
पेड़ की फूल की पत्तियों से बनता है ये, तो इसलिए इसका नाम पड़ा, धीरे धीरे मॉडर्नाइज करके प्लासी बोल दिया। द बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। अंडर दीज सर्कमस्टांसेज, इन कंडीशंस में क्या हुआ, नवाब मीर कासिम चैलेंज द कंपनी एंड अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन देम। अब क्या आपको पता है, उन्होंने दबाव बनाना तो रख ही रखा था, शुरू था। मीर कासिम जो था उसने कंपनी को इनकी डिमांड से परेशान होकर कंपनी को चैलेंज कर दिया और उन दोनों के बीच में एक युद्ध हो जाता है, कंपनी के बीच में और नवाब मीर कासिम के बीच में। नवाब वॉज डिफीटेड एंड फ्लेड टू अवध, नवाब जो थे वो हार गए थे और अवध की तरफ चले गए। बट मीर कासिम फॉर्म्ड एन अलायंस विद शुजा उद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम द मुगल एम्परर। लेकिन जो मीर कासिम थे उसने एक अलायंस यानी कि एक संगठन बना लिया, एक ग्रुप बना लिया शुजा उद्दौला के साथ, ये था अवध का नवाब, और शाह आलम मुगल एम्परर के साथ, इनके साथ इन्होंने अपना एक अलायंस बना लिया, संगठन बना लिया। ये तीनों मिलकर ब्रिटिश फोर्सेज, द थ्री फोर्सेज मैट द ब्रिटिश फोर्सेज एट बक्सर, इनकी मीटिंग हुई बक्सर में 22 अक्टूबर 1764 में, और इस युद्ध को बोला गया बैटल ऑफ बक्सर। द ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं इसमें। द ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। दे मेड मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल फॉर द सेकेंड टाइम, अब वो फिर से मीर जाफर को फिर से क्या बना देते हैं, दूसरी बार नवाब ऑफ बंगाल बना देते हैं। शाह आलम सेकंड हु टुक द साइड ऑफ द नवाब एंड द नवाब ऑफ अवध सरेंडर टू द इंग्लिश। देखो अब मीर जाफर को तो बनाएगा ही ना, वो तो ऑब्वियसली है, उसने तो कुछ कहा नहीं था, उसका जो सन इन लॉ था उसने युद्ध छेड़ दिया, अब वो लोग जीत जाते हैं उसमें ब्रिटिशर्स, ठीक है। उसने मीर जाफर को फिर से नवाब बंगाल बना दिया। शाह आलम सेकंड जिसने नवाब की साइड ली थी, और नवाब जो था अवध का, उन्होंने अंग्रेज़ों को क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया था, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर देख रहे हो। द डिफीट इन द बैटल ऑफ बक्सर फाइनली सील्ड द फेट ऑफ द इंडियन रूलर्स, इंडियन रूलर्स का जो भाग्य था ना बैटल ऑफ बक्सर की वजह से क्या हो जाता है, फाइनली सील हो जाता है, खत्म, रुक जाता है, एकदम खराब हो जाता है। द विक्ट्री एट बक्सर मेड द इंग्लिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया, बक्सर में जीत मिलने के बाद इंग्लिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो भारत में सुप्रीम पावर बन जाते हैं, मेन अथॉरिटी बन जाते हैं। द ट्रीटी विच वॉज कंक्लूडेड ऑन 16 अगस्त 1765 बिटवीन द नवाब ऑफ अवध एंड रॉबर्ट क्लीव इज नॉन एज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। जो ट्रीटी, जो एग्रीमेंट हुआ था 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब और रॉबर्ट क्लीव के बीच में, उसे बोला गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, मुगल एम्परर जो था शाह आलम सेकेंड, ही ग्रांटेड द राइट ऑफ दीवानी, राइट ऑफ दीवानी मीन्स लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, उसका अधिकार जो था वो उसने ग्रांट किया ओवर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ऑन अ परमानेंट बेसिस टू द ब्रिटिश, ठीक है। इन सभी को उसने राइट ऑफ दीवानी दे दिया था, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा को एक परमानेंट बेसिस पर ब्रिटिशर्स को। इन रिटर्न में द कंपनी एग्रीड टू पे ₹26 lakhs एनुअली टू हिम, ठीक है, उसने राइट दे दिया। अब रिटर्न में कंपनी ने ये एग्रीमेंट किया कि वो हर साल 26 लाख रुपए उन्हें देंगे। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स, उस टाइम से द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल। उस टाइम से जब ये एग्रीमेंट हो गया था, उसके बाद से क्या हुआ, कंपनी जो थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व हुई बंगाल के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन में, ठीक है। अब आता है आपका डुअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट, या फिर आप डायआर्की बोल सकते हो, 1765 से 1772 तक रही। द पीरियड विच फॉलोड फ्रॉम 1765 के बाद से, मीन्स जब ग्रांट ऑफ दीवानी अधिकार दिया गया था ना, उसके बाद से उस पीरियड को बोला जाता है डुअल सिस्टम या डायआर्की। डायआर्की मीन्स जिसमें दो राजा शासन करते हैं, ठीक है। दो, ये जो डायआर्की सिस्टम था, डुअल सिस्टम था, इसमें दो राजा जो थे वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। द नवाब एंड द कंपनी, इन्होंने शासन किया था, दोनों ने ही। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द नवाब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द प्रोविंस एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें ये एग्रीमेंट हुआ था कि नवाब क्या देखेंगे और कंपनी वाले क्या देखेंगे। तो नवाब की जिम्मेदारी क्या होगी, फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द प्रोविंस, प्रोविंसेस जो हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और जो क्रिमिनल क्राइम्स होते हैं उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना, ये सभी काम थे नवाब के। द कंपनी कंट्रोल द मिलिट्री एंड हैड द राइट टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज द रेवेन्यू ऑफ बंगाल कॉल्ड द दीवानी पावर्स। और कंपनी क्या करेगी, जितनी भी सेना है, मिलिट्री है, उसे कंट्रोल करेगी, और कंपनी के पास ये भी अधिकार था कि जितना भी बंगाल का रेवेन्यू है उसे कलेक्ट करे और यूटिलाइज कर सकती है वो अपने अकॉर्डिंग, जिसे बोला गया दीवानी पावर्स। द करप्शन एंड इनएफिशिएंसी ऑफ द डुअल गवर्नमेंट वॉज एक्सपोज्ड एंड व्हेन अ टेरिबल फेमाइन स्ट्रक बंगाल इन 1770। अब ये जो आपके इंग्लिश कंपनी थी, डुअल गवर्नमेंट थी, ये एक्सपोज हो जाती है, यानी कि इनका सारा कच्चा चिट्टा खुल जाता है। कैसे
जब एक बहुत बड़ा फेमाइन आता है, यानी कि भुखमरी फैल जाती है बंगाल में 1770 में। वहाँ पर क्या होता है, 1/3 ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन लॉस्ट देयर लाइव्स, यानी कि उन्होंने इतना रेवेन्यू कलेक्शन किया था, उसके बाद भी उन्होंने कुछ भी रिलीफ मीजर्स उन्हें नहीं प्रोवाइड किए। वहाँ पर 1/3 जो थी पूरी पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट जितने भी लोग थे उनकी मौत हो चुकी थी। ठीक है, तो उनकी जो इनएफिशिएंसी थी, जो वो भ्रष्टाचार फैला रहे थे, वो सभी एक्सपोज हो जाते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंटेड वॉरेन हेस्टिंग्स एज द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1772। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया और उसने डुअल गवर्नमेंट अबॉलिश कर दी, ख़त्म कर दी कि डुअल गवर्नमेंट अब नहीं होगी। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाते हैं। उसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में। इट चेंज द फंक्शन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रेडिंग कंपनी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ठीक है, व्यापारी से क्या बन गए, वो राजा बन गए। दिस एक्ट गेव द कंपनी द नेसेसरी पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कन्क्वेर्ड प्रोविंसेस इन इंडिया। इस एक्ट की वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ज़रूरी पावर्स थी उन्हें चाहिए थी शासन करने के लिए, तो इंडिया में शासन करने के लिए उन्हें जो भी ज़रूरी पावर्स चाहिए थी वो इस एक्ट से उन्हें मिल जाती हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, फिर वो बाद में क्या बन जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाता है। उसके बाद आता है आपका एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब ये जो ब्रिटिश पावर थी वो पूरे इंडिया में कैसे फैलती है। सब्सिडरी अलायंस, क्या सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम 1798 टू 1805। 1798 से 1805 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो होता है बंगाल का, वो कौन बन जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली बन जाते हैं। ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस का उन्होंने कुछ डॉक्ट्राइन निकाला था, एक प्रिंसिपल निकाला था। इसमें क्या था, द नेटिव रूरल ऑफ एन इंडियन स्टेट वॉज कंपेल्ड टू कीप अ परमानेंट ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरी एंड टू पे अ सब्सिडी फॉर इट्स मेंटेनेंस। सब्सिडरी अलायंस में जो किसी भी इंडियन स्टेट का एक राजा है, उसे ज़रूरी है कि वो एक परमानेंट ब्रिटिश फोर्स रखे अपनी राज्य के साथ, और उसे एक सब्सिडी यानी कि एक पेमेंट पे करनी पड़ेगी उसकी मेंटेनेंस के लिए। दिस वॉज एलिजिबली डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ किंग। लेकिन ये जो काम किया गया था ना, ये राजा की प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, बट वॉज इनफैक्ट अ फॉर्म थ्रू विच द इंडियन रूलर पे ट्रिब्यूट टू द कंपनी। लेकिन उनका मोटिव क्या था कि वो एक तरीका ऐसा निकाले जिससे कंपनी को उन्हें एक ट्रिब्यूट मिलता रहे, ठीक है, एक पेमेंट मिलता रहे कुछ ना कुछ। विदाउट द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट, जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे, जो ब्रिटिश रहने वाले थे वहाँ के, उनके अप्रूवल के बिना द रूलर वुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन हिज सर्विस। उसमें क्या था, रूलर जो है वो किसी भी यूरोपियन को अपनी सर्विस में एम्प्लॉय नहीं कर सकता था, यानी कि उसे अपॉइंट नहीं कर सकता था। एंड ऑल्सो वुड नॉट निगोशिएट विद एनी अदर इंडियन रूलर विदाउट कंसल्टिंग दी गवर्नर जनरल। और वो और क्या नहीं कर सकता था, दूसरे इंडियन रूलर हैं, बिना गवर्नर जनरल से कंसल्ट करे वो उनके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। इन रिटर्न में क्या हुआ, द ब्रिटिश अंडरटुक टू डिफेंड द रूलर फ्रॉम हिज एनिमीज। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपने एनिमीज से बचने के लिए उसने क्या किया, उन्हें प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो प्रोमिस द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द एलीट स्टेट विच वॉज सेल्डम ट्रू। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि वो किसी भी इंटरनल अफेयर्स में, किसी भी स्टेट के इंटरनल काम में वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद साइंड सब्सिडरी ट्रीटीज इन 1798 एंड 1800। हैदराबाद का जो निज़ाम था उसने ट्रीटीज साइन करी, सब्सिडरी की जो ट्रीटी थी, जो एग्रीमेंट था, वो साइन किया 1798 में और 1800 में। उसके बाद एंग्लो मैसूर वार्स होती हैं, ठीक है। 1767 से 1799 तक इंग्लिश एंड दी रूलर्स ऑफ मैसूर फॉट 4 वार्स। उन्होंने 4 युद्ध लड़े थे, ठीक है। इस टाइम पीरियड में उन्होंने 4 युद्ध लड़े थे इंग्लिश और मैसूर के रूलर्स ने। मैसूर वॉज एन इंडिपेंडेंट स्टेट रूल्ड बाय 2 वेरी एबल रूलर्स। मैसूर एक स्वतंत्र राज्य था जिसमें 2 राजा राज करते थे, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान आया बाद में। दीज 2 रूलर्स पोज्ड अ सीरियस चैलेंज टू द इंग्लिश इन इंडिया। बहुत अच्छे रूलर्स थे, बहुत कैपेबल रूलर्स थे, और ये एक चैलेंज थे टू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज थे। उसके बाद होता है एंग्लो मराठा वॉर्स। ब्रिटिश फॉट 3 वॉर्स विद मराठास। ब्रिटिशर्स ने 3 युद्ध लड़े मराठास के साथ और लगभग 13 साल लग गए।
1775 से 1818 तक का टाइम लग गया टू सब्जुगेट दी मराठास को ख़त्म करने के लिए। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लेड टू दी अबॉलिशन ऑफ पेशवास हेरिडिटरी ऑफिस एंड द ब्रिटिश इमर्ज्ड एज दी अनचैलेंज्ड पावर इन इंडिया। जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ, पेशवा की जो हेरिडिटरी ऑफिस था वो क्या हो जाता है, अबॉलिश हो जाता है। इसमें बोल रहा है जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसकी वजह से जो पेशवा का हेरिडिटरी ऑफिस था, पेशवा का हेरिडिटरी ऑफिस में कि पेशवा के बाद जो पहला पेशवा है उसके बाद दूसरा पेशवा होगा, फिर थर्ड आएगा, उसी का बेटा आएगा, हेरिडिटरी ऑफिस उसी को बोलते हैं। उसकी वजह वो जो प्रोसेस था वो एबॉलिश हो जाता है और ब्रिटिश जो थे वो अनचैलेंज पावर बन जाते हैं इंडिया में। दैट मीन्स उनका एक्सपेंशन हो जाता है, ब्रिटिश पावर फैल जाती है पूरे इंडिया में। उसके बाद एंग्लो सिख रिलेशंस, ठीक है, एंग्लो और सिख रिलेशन से वॉर्स नहीं है, युद्ध नहीं हुए थे, उनके संबंध कैसे थे यहाँ पर वो बात हो रही है। पंजाब वॉज स्टिल इंडिपेंडेंट, पंजाब जो था अब भी इंडिपेंडेंट था यानी कि आज़ाद था, किसी पर निर्भर नहीं था। एंड वॉज रूल्ड बाय एन एबल रूलर, और उसका राजा कौन था, महाराजा रंजीत सिंह थे। ही हैड बिल्ट अप अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी अपनी सेटअप करी थी विच वॉज ट्रेंड इन द यूरोपियन ट्रेडिशन, और जिसकी ट्रेनिंग जो अपनी उनकी ट्रेनिंग आर्मी थी उसकी ट्रेनिंग यूरोपियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हुई थी। रंजीत सिंह मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद द इंग्लिश टिल हिज डेथ इन 1839। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, तब तक उनके रिलेशंस अच्छे रहे, किसके साथ, एंग्लोज के साथ यानी कि इंग्लिश के साथ। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद देयर वॉज अ स्टेट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दी पंजाब, उनकी डेथ हो जाने के बाद पंजाब में पॉलिटिकली इंस्टेबल हो जाती है वहाँ की पावर। एंड फॉर 6 years, 6 साल के लिए देयर वॉज कन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस क्लेमेंट्स टू दी थ्रोन, और 6 साल तक बहुत सारे लोग आते रहे कि हम शासन करेंगे, हम शासन करेंगे, सिंहासन पर कौन बैठेगा। अगले 6 साल तक ये सब चलता रहता है। ये था आपके एंग्लो सिख वॉर भी हुआ था, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर भी हुए थे। क्यों हुए थे, क्योंकि जब 6 साल तक कोई ना कोई आ रहा है कि मैं राजा बनूंगा, तो युद्ध तो होने ही होने हैं, बातों से तो बात बनेगी नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ देखते हैं, इंग्लिश फॉट वॉर्स विद रूलर्स ऑफ मैसूर, इंग्लिश ने मैसूर के साथ लड़ाई करी थी, उन्हें क्या बोलते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स बोलते हैं। इट टुक द ब्रिटिश डैश टू डिफीट दी मराठास इन 3 डैश वॉर्स, मराठास को हराने के लिए ब्रिटिशर्स को कितने साल लगे, और 3 एंग्लो मराठा वॉर्स को हराने के लिए 43 ईयर्स लगे थे। मैंने पीछे 13 ईयर्स बोल दिया था तो सॉरी फॉर दैट, ये 43 ईयर्स लगे थे। अब आता है ब्रिटिश एक्सपेंशंस अंडर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के अंडर ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन कैसे होता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे 1848 से 1856 के बीच में। ये एक लास्ट टॉपिक बच रहा है। द मैथड ऑफ एक्सपेंशन इन दिस पीरियड वॉज एनेक्सेशन, इनका मैथड क्या था, एनेक्सेशन यानी कि कब्जा कर लो। द पर्सन हु मास्टर माइंडेड इट वॉज लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल, ठीक है। इस एनेक्सेशन वाले मेथड के पीछे कौन था मास्टरमाइंड, लॉर्ड डलहौजी थे जो गवर्नर जनरल थे 1848 से 1856 तक वो रहे। लाइक वेलेस्ली के जैसे ही डलहौजी वॉज एन एग्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत गुस्से वाले, बहुत उग्र एक गुस्से वाले एडमिनिस्ट्रेटर थे, शासक थे। हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी गेव दी फाइनल टच टू द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। लॉर्ड डलहौजी ने जो ये एनेक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट लाए थे उसी की वजह से ब्रिटिश एम्पायर जो पूरे तरीके से फाइनल टच मिल जाता है ब्रिटिश एम्पायर को सेटअप होने के लिए। डलहौजी यूज्ड 3 चीफ मेथड्स टू एक्सपेंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डलहौजी ने 3 मेन मेथड्स यूज़ करे थे ताकि वो इंडिया में ब्रिटिश रूल सेटअप कर सकें। कौन कौन से 3 मेथड्स यूज़ करे थे, वॉर्स एंड कंक्वेस्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन और मिस गवर्नेंस। ये 3 कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे। अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे। पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। If Cleve's name is associated with the dual government and Wellesley's name with the subsidiary alliance, Dalhousie's name is associated with the doctrine of lapse. Cleve की बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका नाम जुड़ा हुआ है डुअल गवर्नमेंट से। वेलेस्ली की बात करते हैं तो उनका नाम जुड़ा हुआ है सब्सिडरी अलायंस से। तो ऐसे ही अगर हम डलहौजी की बात करें तो उनका नाम जुड़ा हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से। He introduced this system which enabled him to annex vast territories. उन्होंने ये सिस्टम अप्लाई किया जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी बड़ी टेरिटरीज को क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया, अपने अंडर कर लिया। इस डॉक्ट्राइन में क्या था, इफ़ द रूलर ऑफ अ डिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट लिविंग अ नेचुरल हायर द स्टेट वुड ऑटोमेटिकली पास ओवर टू द ब्रिटिश। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर क्या था, अगर राजा किसी भी डिपेंडेंट स्टेट का जो राजा है वो मर जाता है और उसके पीछे उसका कोई भी नेचुरल हायर यानी कि उसका सक्सेसर नहीं रहता है तो स्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। समझ रहे हो बात को। The doctrine of lapse did not recognize adopted children as rightful heirs. Doctrine of lapse के अकॉर्डिंग जो बच्चा उन्होंने मान लो कहीं से अडॉप्ट किया है, गोद लिया है, तो उन्हें वो हायर्स नहीं मानते थे। जो उनका खुद का बच्चा होता है उन्हीं को वो हायर्स मानते थे। ठीक है,
सातारा, संबलपुर, झांसी एंड नागपुर, इन सभी को कब्जे में कर लिया गया इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर। फिर आता है आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशंस और टाइटल्स का अबॉलिशन किया। डलहौजी ऑल्सो अबॉलिश द टाइटल्स एंड पेंशंस ऑफ चाइल्डलेस इंडियन रूलर्स आफ्टर देयर डेथ एंड देयरबाय एनेक्स देयर टेरिटरीज। डलहौजी ने और क्या करा, जो राजा जिनके कोई बच्चा नहीं था, जिनके कोई चाइल्ड नहीं था, उनका जो टाइटल था, उनकी जो पेंशन्स थी, उसे भी ख़त्म कर दिया उनकी डेथ होने के बाद। और फिर उनकी टेरिटरीज़ को क्या कर लिया उन्होंने, अपने एनेक्स कर लिया, यानी कि अपने अंडर कर लिया। ये है नाना साहेब। आरकोट एंड तंजौर वर एनेक्स्ड इन दिस मैनर। इसी तरीके से आरकोट और तंजौर को क्या किया गया था, एनेक्स किया गया था। नाना साहेब जो पेशवा बाजीराव के क्या थे, अडॉप्टेड सन थे, किसके, पेशवा बाजीराव सेकंड के। वॉज नॉट इवन गिवन अ पेंशन, उन्हें एक पेंशन तक नहीं दी गई। एंड द इंपीरियल टाइटल ऑफ मुगल एम्पर वॉज डिसकंटिन्यूड आफ्टर बहादुर शाह सेकंड। और मुगल एम्पर का जो टाइटल था ना बहादुर शाह सेकंड के बाद, वो भी डिसकंटिन्यू हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। अब ये पढ़ते हैं एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स क्या बोल रहा है। कन्क्वेस्ट, युद्ध के थ्रू कौन कौन से स्टेट्स कब्जे में किए, बंगाल, मैसूर, मराठा स्टेट्स, सिंध, पंजाब और बर्मा और नेपाल के पोर्शंस लिए थे कुछ। सब्सिडरी अलायंसेस के अकॉर्डिंग हैदराबाद, बेलारी, कुडफ, रोहिलखंड एंड गोरखपुर। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग सातारा, जैतपुर, संबलपुर, भगत, उदयपुर, झांसी और नागपुर। और मिस गवर्नेंस यानी शासन अच्छे से नहीं करने के वजह से उन्होंने अवध को अपने अंडर किया। एनेक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस यानी कि शासन सही से ना होने की वजह से एनेक्सेशन कैसे हुआ। डलहौजी ऑल्सो कैरिड ऑन हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। उनकी जो एक्सपेंशन करने की जो पॉलिसी थी वो उन्होंने किस बेसिस पर करी, ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, यानी कि सही से जहाँ पर शासन नहीं होता है उसके बेसिस पर भी उन्होंने क्या करा, अपनी अंडर कर लिया। अवध वॉज द ओनली स्टेट दैट वॉज एनेक्स्ड इन 1856 ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस के बेसिस पर सिर्फ अवध ही एक ऐसा स्टेट है जिसे 1856 में अपने कब्जे में किया गया। नवाब ऑफ अवध वॉज गिवन अ पेंशन ऑफ 12 लाख रुपीज़ अ ईयर एंड सेंट टू कलकत्ता। नवाब को एक साल की 12 लाख रुपए पेंशन दी गई और उसे कलकत्ता भेज दिया। द एक्सक्यूज डलहौजी हैड गिवन फॉर एनेक्सिंग अवध वॉज दैट ही वांटेड टू फ्री द पीपल फ्रॉम द नवाब्स मिसमैनेजमेंट। डलहौजी ने अवध को अपने अंडर करने के लिए क्या बहाना दिया कि ये चाहता है कि नवाब का जो मिसमैनेजमेंट है उससे उसे फ्री करना चाहता है। बट इन प्रैक्टिस द पीपल गॉट नॉट रिलीफ। लेकिन प्रैक्टिस यानी कि रियल में उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है वहाँ के लोगों को। दूसरे स्टेट जो डलहौजी ने एनेक्स किए थे मिस गवर्नेंस से नहीं, जो दूसरे बाकी के थे, सिक्किम, बेरार, पुणे, तंजौर और कर्नाटक, ये थे आपके डलहौजी। और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम करेंगे चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।